एक ऐसी सब्जी के बारे में चर्चा करेंगे और आज मैं उसके खेत में खड़ा हूँ। तो मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा जिस सब्जी को, वैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों में तो बहुत सारी सब्जियाँ आती है, लेकिन उसमें से एक सब्जी है जो है तो बहुत ही कॉमन, लेकिन बहुत कम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं और टेक्निकल या तकनीकी जानकारी की का प्रयास करते हैं। और ये सब्जी उगाने में बहुत आसान है। मोस्टली इसकी खेती जो है वो जहाँ भी कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, राम तोरी जो वगैरह जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, वहाँ सब्जी सब जगह कुछ ना कुछ मात्रा में, इवन लोग किचन गार्डन में भी इसको लगाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्नेक गोर्ड। स्नेक गोर्ड जिसको हम पंडरोल कहते हैं, बहुत जगह इसको लोग चिचिंडा भी कहते हैं, बहुत जगह इसे लोग, हाँ, बिहार यूपी वगैरह में कैंता बोलते हैं। और एक्चुअली ये स्नेक गोर्ड है जो देखने में आपने देखा होगा कि ये एक सांप की तरह, इसका इवन कलर भी थोड़ा हरा और सफ़ेद से मिक्स होता है। ज़्यादातर भाग इसमें हरा होता है, सफ़ेद होता है, और हरे रंग की इसमें धारियाँ होती है। वो या तो डार्क हरा हो सकता है या फिर हल्का हरा हो सकता है। तो ये चिचिंडा है, पंडरोल भी इसको कहते हैं, कैंता भी इसको कहते हैं। और भारतवर्ष का कुछ इलाका जिसको हम सर्दी वाला इलाका कहते हैं या ठंड वाला इलाका, उनको छोड़ करके बाकी सभी हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। इसको ये नॉर्मली जो है वैसे स्नेक गोर्ड है या इसको कैंता जिसको कहते हैं, पंडरोल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा सांप की तरह, जैसे कहते हैं कि स्नेक की तरह इसका दोनों सिरा जो होता है, और इसकी लंबाई करीब करीब जो है वो 1 फीट से या आधा फीट कह लीजिए, या 1 फीट से लेकर के 1.5 मीटर या 2 मीटर तक हो सकती है। नॉर्मली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है। फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वाटर कंटेंट भी करीब 70 से 80% होता है। और दूसरी बात, इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। मेल फ्लावर की तुलना में इसके वाइट रंग के इसमें फ्लावर आते हैं, सफ़ेद रंग के। और नॉर्मली इसमें जो फल बनता है, फल का आकार मैंने बोला आपको कि 1.5 से 2 मीटर तक का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसकी हार्वेस्टिंग जो है 1 मीटर या 1.25 मीटर तक की कर दी जाती है। इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं होती है, करीब 4 से 5 इंच 6 इंच तक इसका जो डायमीटर होता है। और ये जो सब्जी है इसको कई तरह से कुक करके, नॉर्मली अपने अपने ट्रेडिशनल तरीके से लोग भरवा करके भी बनाते हैं, इसके अंदर फिलिंग करते हैं, या फिर नॉर्मली इसको फ्राई करके भी खाया जाता है, या फिर इसको नॉर्मल सब्जी जैसे बनाते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी को, उसकी तरह इसको बनाते हैं। अब अगर हम बात करें, दूसरी बात इसकी विशेषता है कि इसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं सीधे पॉइंट पे कि जलवायु। अगर ये मैंने आपको जैसे कहा कि भारतवर्ष का शायद ही ऐसा कोई एरिया होगा जहाँ पर इसकी खेती नहीं होती होगी। हाँ, ये है कि कमर्शियल प्रोडक्शन लोग कितना करते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। करीब करीब 400 वर्ग मीटर या 1 कनाल के एरिया से करीब करीब आपको 8 से 10 क्विंटल या 4 से 5 क्विंटल तो नॉर्मल इसका फलन मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आपने लगाई है और किस तरह से लगाई है। जो इसका जलवायु की अगर बात करें या तापमान की बात करें, तो इसकी नॉर्मली जो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है वो करीब करीब 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर के आसपास इसकी जर्मिनेशन हो जाता है या ग्रोथ करने लगता है। और फलन जो है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, यहाँ 28 से लेकर के 30 या 32 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसकी फ्रूटिंग बड़ी अच्छी होती है। ज़्यादा ऊंचा अधिक टेम्परेचर हो जाने के बाद भी बात देखा गया कि इसमें फलन की समस्या, थोड़ा फ्रूट सेटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर टेम्परेचर बिलो या पाला जहाँ गिरता है उस एरिया में भी इसकी फ्रूटिंग खत्म हो जाती है या कम हो जाती है या पौधा झुलस जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी सब्जी है, या वहाँ उगा सकते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हमारे कोस्टल एरिया से लेकर के हिमाचल प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत आयत में की जाती है। लोग कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं इसका, और इसकी मार्केटिंग थोड़ी इजी होती है, लोकल मार्केट में भी बिक जाता है और डिस्टेंट मार्केट में भी इसको भेजा जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ भी थोड़ी अच्छी अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों से के तुलना में ठीक ही मानी जाती है। अगर मिट्टी की बात करते हैं तो पंडरोल की, जैसे हम नाम इसको पंडरोल कह रहे हैं, नॉर्मल हम जब, वैसे आपने समझ ही गया होगा कि ये स्नेक गोर्ड है।
कि इसके लिए सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और साथ में उपजाऊ हो, या पीएच मान जिसका 6.5 से 7.5 के बीच हो, और उस मिट्टी में जल निकास यानी जल जमाव की सुविधा, जल जमाव ना होता हो यानी जल निकास की अच्छी सुविधा हो, वहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। नॉर्मली इसकी खेती कभी भी हम जब भी हम गर्मी में भी करते हैं तब भी इसमें तन डालते हैं यानी कि सहारा देते हैं, और अगर हम इसको बरसात में भी करते हैं तब भी इसमें हम सहारा देते हैं। अगर इसकी बिजाई का समय की बात करें तो नॉर्मली पंडरोल है या कि इसकी खेती जो है गर्मी में भी से शुरू होकर के बरसात तक रहती है, कंटिन्यू रहता है। यानी कि इसकी पहली बिजाई जो है अगर हम साल में कहें तो करीब करीब इसकी पहली बिजाई आपको जनवरी के महीने में करनी पड़ेगी, चाहे आप पॉलीट्यूब में कर लीजिए या जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर जल्दी आ जाता है, बढ़िया हो जाता है, यानी कि जर्मिनेशन के लायक 14 से 15 डिग्री अगर हो जाता है तो आप इसको इसकी बिजाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसको दूसरी बिजाई यानी कि आप जून मई जनवरी फरवरी से लेकर के जून जुलाई तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो जो जनवरी फरवरी में अगर आपने लगाया तो इसका फलन करीब करीब जून तक आपको होगा, और जो जून जुलाई में लगाया आपने वो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसका फलन होगा। तो ये माना जाता है कि ये जो गर्मी और बरसात की सब्जी है, नॉर्मली इसको सर्दियों में हम नहीं लगाते हैं। बिजाई का समय जैसे हम आपको बोला कि अगर जनवरी में बिजाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फ्रूटिंग जो अप्रैल मई से मार्च अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो अगर आप रेनी सीजन में लगाते हैं तो करीब सितंबर जुलाई जून की अगर सोइंग आपने की है तो जुलाई अगस्त सितंबर से आपको या जुलाई अगस्त के मध्य से आपको फ्रूटिंग इसका मिलना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली 100 डेज़ में या 80 से 90 दिन में इसकी पहली फ्रूटिंग आ जाती है। नॉर्मली डिपेंड करता है कि कैसी मिट्टी है, कैसा क्लाइमेट है वहाँ पे, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से देखभाल की है तो करीब करीब ये जो है 80 से 90-95 दिन के बाद इसमें फ्रूटिंग आ जाती है, पहली तुड़ाई हो जाती है। खेत की तैयारी जहाँ तक करें तो नॉर्मली जितने भी कद्दू वर्गीय इसकी अगर आप खेत की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से नॉर्मली हम जो मिट्टी को हम थोड़ा सा गहरा जुताई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पलेवा या जिसको हम बोलते हैं कि सुहागा लगा लेते हैं या लेवलर लगा लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक जिससे कि मिट्टी के टुकड़े हो जाएँ यानी कि भुरभुरी मिट्टी हो जाए। और भुरभुरी होने के बाद जब समतल खेत हो जाता है खास करके तो इसके बाद हम इसके खेत में नालियाँ बनाते हैं। तो नालियों को निकालना जो है गर्मियों वाले के लिए आपने नाली निकालना है, और जो बरसात के लिए आप खेती करेंगे उसमें मेड़ पे इसकी रोपाई कीजिए। तो गर्मियों के लिए जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें नाली निकालते हैं 2 से 2.5 मीटर की दूरी के ऊपर लंबी नाली निकाल लीजिए, और नाली में ही आप जो गोबर की खाद है जैसे करीब करीब 1 हेक्टेयर में 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद है। उसके अलावा आप इसमें नीम की खली करीब 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या 10 से 12 क्विंटल आप इसमें नीम की खली डाल सकते हैं। उसके अलावा करीब करीब 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यूरिया डाल दीजिए, नाइट्रोजन फास्फोरस करीब 150 क्विंटल, और उसी तरह से 150 किलोग्राम और 150 किलोग्राम करीब पोटास, इसको आप डाल करके नालियों में ही मिलाइए ताकि पौधे को आसानी से उपलब्ध हो सके। नालियों को निकालने के बाद 2.5 मीटर की दूरी पर जो नाली निकालिएगा उस नाली के बीच में आपने मिट्टी में इसको डाल करके और अच्छी तरह से मिला करके नाली को तैयार कर लेना है, भुरभुरा कर लेना है, और उसके बाद इसमें आपने इसमें बिजाई करनी है। तो और उसी तरह से बरसात में जब आप रोपाई कीजिए तो एक मेड़ बना लीजिए। मेड़ बनाने के बाद नॉर्मली, और मेड़ बनाने से पहले मिट्टी में या पूरे खेत में भी आप इसको मिला सकते हैं। गोबर की खाद जो है, नीम की खली है, और उसके साथ 12-32-16 जो मैंने बताया आपको करीब 8 से 10 किलोग्राम 7 से 8 किलोग्राम प्रति कनाल या नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की ये जो मात्रा है इसके अनुसार आप इसको डाल सकते हैं। डाल करके इसको अच्छी तरह से और मेड़ बना लीजिए। मेड़ के ऊपर बिजाई कीजिए। बरसात में मेड़ के ऊपर बिजाई करने के लिए सलाह इसलिए हम देते हैं क्योंकि अगर बरसात में मेड़ के ऊपर अगर आप नहीं बिजाई करेंगे तो इसके पानी जड़ जो होते हैं बड़े कोमल होते हैं। अगर पानी ज़्यादा देर तक खेत में इकट्ठा रह गया तो ये सूख जाते हैं, पौधे में फलन कम हो जाएगा शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे पत्तियाँ पीली हो जाएगी और पौधे सूख जाएंगे। तो नॉर्मली आप इसको हर हालत में कोशिश कीजिए कि इन पौधों को, इनके बीजों को मेड़ के ऊपर लगाएं। किस्मों की अगर जहाँ तक बात करें तो पंडरोल को आपने देखा होगा, नॉर्मली इसकी वैरायटी जो है किसान अपने कुछ फल रख लेता है जो कई ट्रेडिशनल सिस्टम से गांव में चला आ रहा है। इनके फल को रख लेता है मैच्योर होने के लिए और उसी का बीज निकाल करके अगले सीजन में रोपाई करते हैं, क्योंकि इसकी बीज की संख्या प्रति फल काफ़ी होता है, 100 से 200 डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आपने लगाई है। तो नॉर्मली आपको जो वैरायटी है बीज की मात्रा जो है वो 4 से 5 किलोग्राम या 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करीब बीज की मात्रा लगती है।
तो आप बीज रख सकते हैं और न, या फिर अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी इसका बीज ले सकते हैं। कुछ बीज कुछ हाइब्रिड भी हैं या कुछ वैरायटी अवेलेबल है, जैसे मनुश्री है या हरित श्री है, बेबी है, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, TA19 है। तो ये कुछ उन्नतशील प्रजाति है जिसको बाज़ार में अवेलेबल है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसको बेचती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली सभी जितनी भी वैरायटी मैंने बताई सबका फूल जो है करीब करीब हरे सफ़ेद रंग का होता है, और इसका जो आकार होता है वो डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी ले रहे हैं। मैंने आपको बोला कि आधा 1 फीट से लेकर के 1.5 मीटर तक का इसका फल का आकार होता है, तो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा फल मार्केट में बेचना चाहते हैं। बीज की बिजाई नॉर्मली मैंने आपको बताया कि हम इसको 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर यानी करीब करीब 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ या 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के, ये डिपेंड करता है कौन सी टेक्निक से आप इसको लगा रहे हैं। बीज को एक थाले बना के लगा रहे हैं नालियों में, या एक पर्टिकुलर एक आधा मीटर की दूरी के ऊपर इसकी बिजाई कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है। इसका सीड बड़ा हार्ड होता है, तो अगर आप इसको भिगो करके लगाएं 1 रात 24 घंटे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब तक ये अंकुरित ना हो जाए तो इस नमी वाले खेत में ही इसकी बिजाई करें, और जब ये पौधा निकल जाए उसके बाद ही सिंचाई करें। बीज उपचार की जहाँ तक बात है तो इसमें कार्बेंडाजिम वगैरह जो होता है उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा सुडोमोनास है और या ट्राइकोडर्मा है, करीब करीब 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, इससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। जो हम बेविस्टीन करते हैं, कार्बेंडाजिम जिसको बोलते हैं, वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लगता है। तो डिपेंड करता है कि आपका, लेकिन बीज उपचारित करके लगाइए क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है इससे कंट्रोल हो जाती है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो नॉर्मली ये जो सब्जी है इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं, लेकिन इसके अधिक नमी की कमी अगर इसके जड़ के पास हो जाए तो फलन में बड़ा फर्क पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसके पौधे को जो आप देख रहे हैं इसमें नालियों में ही पानी दें, और पानी जैसे गर्मी वाली अगर सब्जी लगा रहे हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन बरसात के महीनों में अगर बारिश फ्रिक्वेंटली होती रहती है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं जो मैं आपको विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गर्मी के मौसम वाला जो है उसको कई बार कई जगह ही हिस्सों में देर से बारिश आती है या बारिश कम होती है या जी हाँ की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो हो सकता है सप्ताह में 1 बार पानी देने की आवश्यकता पड़े। सबसे महत्वपूर्ण इसके उत्पादन में है वो है स्टेकिंग। इसको सहारा देना ही पड़ता है। अगर आप सहारा नहीं देंगे तो इसका जो फल है, अगर सपोज गर्मियों में आपने लगाया और सहारा नहीं दिया तो इसको फल जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे या मुड़ जाएंगे या उस पर दाग लगेंगे या देखने में खूबसूरत नहीं होगा, जिसकी मार्केट में वैल्यू बिल्कुल कम होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी हम इसको लगाएं तो इसको सहारा जरूर दें। तो जब लाइनों में बिजाई करते हैं तो आप एक डंडे के सहारे इसके तौली ऊपर बना लीजिए, जैसे बांस के डंडे लगाना है और उसके ऊपर तार से जालियां बना करके जैसे नॉर्मली हम करते हैं, क्योंकि इसके पौधे का वजन बहुत कम होता है, इसकी पत्तियां छोटी होती है, तना पतला होता है, तो बहुत ज़्यादा हेवी तो नहीं होता है, बट इसका फ्रूट का वजन बहुत होता है। मतलब आपको 1 किलो तक का भी 1.5 किलो तक का भी फ्रूट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, तो मजबूत जाल आप ज़रूर बनाइए और इसी के ऊपर इसकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो जैसे ही बिजाई करते हैं उसके 10 से 12 दिनों के बाद आप इसके ऊपर जाल बनाना की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी 10-12 दिन का टाइम लग ही जाता है। उसके बाद इसको कोई जैसे झाड़ियाँ वगैरह डाल दीजिए या रस्सी के सहारे इसको उस तन तक या इसके सहारे तक जो जाल आपने बनाया है वहाँ तक इसको पहुँचाना है। उसके बाद ये पौधा अपने आप ऊपर फैलता रहता है और इसके फ्रूट्स नीचे की तरफ लटकते रहते हैं। तो एक तो जाल बनाने से सबसे बड़ी बात है कि फल जो होगा साफ़ सुथरा मिलेगा, दूसरा इसके फल जो हैं वो कटाई में आसानी होगी, और तीसरा इसका फल बिल्कुल सीधा होगा। तो गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर और इसके खूबसूरती के आधार पर भी आप कह सकते हो, और इवन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी, कि नॉर्मली ये जो है जो पंडरोल की बात कर रहे हैं, ये इसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है और इसको देना भी चाहिए। जहाँ तक खरपतवार की बात है तो गर्मियों वाले फसलों में हम चूँकि नालियों में लगाते हैं तो 2 नालियों के बीच की जो जगह है उसमें खरपतवार ना उगने दें। हो सकता है तो उसमें छोटा मोटा हल चला सकते हैं या शुरुआत में फावड़े वगैरह से या गुड़ाई निराई कर करके उसको खरपतवार को निकाल दीजिए। लेकिन बरसात वाली फसल में हो सकता है खरपतवार रहे, लेकिन उसका ये है कि जब ये तन के ऊपर फैल जाएगा, जब पूरी तरह से उसका जाल के ऊपर ये पौधा फल सब्जी आ जाएगी, तो उसके बाद नीचे घास होने की संभावना कम ही रहती है। तो शुरुआत के 1-1.5 महीना आपको वीड कंट्रोल या खरपतवार नाशक, जिसको मैं बोलूँगा कि आप हो सके तो हाथों से ही कीजिए, दवा का प्रयोग ना करें इसमें, और इसको कंट्रोल में रखें 1 से 1.5 महीना तक। उसके बाद जब ये पौधा जाल के ऊपर फैल जाएगा तो नीचे खरपतवार की संभावना ना के बराबर रह जाती है। इवन कई लोग हैं जो
जो इसके में ग्रामेक्सोन वगैरह का स्प्रे बड़ा कंट्रोल उसमें करके करते हैं, ताकि जो हमारे जो पंडरोल लगे हुए हैं उनके ऊपर इसका छींटा ना पड़े। लेकिन ये बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। अगर बहुत बड़ा खेत है तो कई बार लोग लेबर नहीं मिल पाता है तो वेट कंट्रोल के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हुड लगा के कीजिए आप स्प्रे। और इसकी कटाई जो है नॉर्मली 100 से, मैंने बोला कि 80 से 100 दिन के बीच में इसकी कटाई पहले शुरू हो जाती है, पहली तुड़ाई। उसके बाद कंटिन्यूअस 10 से 12-15 तुड़ाई तक ये चलता रहता है। बीच में नाइट्रोजन की मात्रा की मैंने बात किया था कि हर 2 तुड़ाई के बाद एक बार नाइट्रोजन आप इसमें प्रयोग इसके जड़ में जरूर कीजिए। थोड़ा हो सके तो थोड़ा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी इसके जड़ में साथ में डालिए, नालियों में या तौलिए के ऊपर। तो ये जरा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ताकि इसकी फ्रूटिंग है वो चलती रहे। तो हर 2 या 3 तुड़ाई के बाद एक बार नाइट्रोजन का प्रयोग कीजिए, और उसमें साथ में गोबर की मात्रा और थोड़ा जड़ के पास निराई गुड़ाई कर दिए, ताकि एक्टिव जड़ें जो है वो निकलती रहे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और उपज की बात करें तो ये करीब करीब मैं तो देखा हूँ, ये डिपेंड करता है कि 3 से 4-5 क्विंटल प्रति कनाल, यानी करीब करीब 150 से 200 कह सकते हैं क्विंटल, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का इसका प्रोडक्शन हो जाता है। और डिपेंड करता है कि आपने सहारा कैसा दिया है, टाइम कौन सा चुना है, लगाया कब है आपने, और कौन सी वेराइटी लगाई। बहुत सारी वेराइटियों में बहुत ज़्यादा फलन होता है, तो ये डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा पानी, इसका सबसे बड़ा दुश्मन पानी है, तो बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर पे इसको सर्दी है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा इसमें फ्रूटिंग की समस्या आती जाएगी। तो ये किसान भाइयों थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब हम बात करेंगे फसल सुरक्षा की। अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली कीट के बारे में, कि कीड़े कौन कौन से लगते हैं। तो अगर कीड़े की बात करें तो इसमें कैटरपिलर जो है वो करीब करीब पत्ती का कैटरपिलर इसमें लगता है किसी किसी हालात में। कैटरपिलर लगता है, या फल मक्खी का प्रकोप होता है, स्टेम बोरर भी लगते हैं, और स्टेम गोल फ्लाई, और साथ में वाइट फ्लाई। तो ये कुछ कीड़े हैं जो इसमें लगता है। अगर आपके पत्ती पे कैटरपिलर या बीटल का अटैक है तो उस समय में जो डाइक्लोरोबॉस है उसका जो है उसका छिड़काव कर सकते हैं। 5 से 6 ml लीटर प्रति लीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर के इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर फल मक्खी है तो आपको पता है कि इसके साथ नीम का तेल, नीम का स्प्रे, नीम के तेल का स्प्रे करते हैं, या फिर मैलाथियोन का स्प्रे कीजिए, या फेरोमोन ट्रैप्स जो हमारे अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के, जो लेड लगा के उसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेम बोरर वगैरह की अगर समझे, इसमें तना छेदक वगैरह का कीट का अगर प्रकोप होता है तो उस कंडीशन में आप इसके ऊपर हो सके तो डाइमेथोएट आता है या मैलाथियोन का भी स्प्रे कीजिए, तो कई बार ये कंट्रोल हो जाता है। गोल फ्लाई लगता है, इसमें तने के ऊपर अंडे देती है, और कई बार ये पौधा जो है उसमें छेद कर के तने में छेद कर देता है, जिससे कारण ये जो तना जो है वो सड़ जाता है और पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इसके कंडीशन में भी स्टेम बोरर में जैसे बताया मैंने डाइमेथोएट वगैरह उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, या मिथाइल डेमेटोन या मैलाथियोन वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं। रोग की बात करें तो इसमें वाइट फ्लाई जो वायरस डिजीज कई बार आ जाता है, पत्तियां मुड़ने लगती है, पत्ते पीले पड़ने पड़ते हैं, फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फल के ऊपर थोड़े धब्बे आने लगते हैं। तो उस कंडीशन में इमिडाक्लोरोपिड जो है 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, ताकि वाइट फ्लाई जो ट्रांसमिट करता है उसको हम रोक सकें। दूसरा है जो पाउडरी मिल्ड्यू है, तो उसमें कैराथिन वगैरह का या वेटेबल सल्फर जो आता है मार्केट में 0.1% का, उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा डाइनोकैप जो है या कार्बेंडाजिम का भी छिड़काव करने से कई बार ये कंट्रोल हो जाता है, जिसमें पत्ते के ऊपर सफ़ेद रंग के भूरे भूरे पाउडर नज़र आते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू में अगर डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है तो उस कंडीशन में आप मैनकोजेब या क्लोरोथायानिल जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, डाउनी मिल्ड्यू में पत्ते के ऊपर पीले पीले रंग के धब्बे निचले सिरे में आप देखेंगे तो हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसका मैनकोजेब या क्लोरोथायानिल का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। मोज़ेक जैसे मैंने बोला वायरस बीमारी है, और इसके कंट्रोल को रोकने के लिए आपको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैंने बोला कि या तो डाइमेथोएट का स्प्रे कीजिए, या नीम का तेल का छिड़काव करते रहिए, या साथ में आप अगर चाहते हैं तो जैसे वाइट फ्लाई के लिए इमिडाक्लोरोपिड वगैरह का स्प्रे कीजिए। इससे कई बार जो हमारा एफिड होता है और वाइट फ्लाई और थ्रिप्स, ये कुछ होते हैं जिसके कारण से वायरस को फैलाने में काम कारगर होते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको पंडरोल या जिसको हम स्नेक गोड करते हैं या चिचिंडा, इसके बारे में जानकारी दी। और मेरा कहना ये है
कि ये सब्ज़ी आप ज़रूर लगाएं। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप वेजिटेबल सब्ज़ी उगाना चाहते हैं, तो बहुत कम लागत में बहुत अच्छी उपज देने वाली सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा। और मार्केट में इसका रेट भी अच्छा मिलता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कई बार हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, आज इसके बारे में अगर आप इसे अच्छी तरह से उपजाते हैं तो इसका जो मार्केट रेट है 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक का होता है। तो अगर फार्मर को 25 रुपये यानी कि करीब करीब 250 रुपये पर क्विंटल का अगर प्राइस मिलता है, तो एक कनाल से आप करीब करीब 400 वर्ग मीटर से 15,000 20,000 रुपये तक का आपका इनकम हो सकता है पर कनाल। और अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, 5-6 महीने की क्रॉप है। तो किसान भाइयों, मैं ये एक विशेष सब्जी जिसको हम बोल सकते हैं स्नेक गोर्ड, जिसको हम पंडरोल, चिचिंडा या कैता कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहा था। अगली बार किसी और सब्जी के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।